हेलो। इस वीडियो के अंदर हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 8 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को समझेंगे। देखिए, इससे पहले हमने सेक्शन 3 तक समझ लिया, जिसके अंदर हमने देखा था कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, उसके अलावा इसकी डेफिनेशंस देखी थी। फिर सेक्शन 3 देखा था। अब देखिए, जो सेक्शन 2 था वो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसके अंदर हमें डेफिनेशंस के बारे में बता रखा है, तो उसको एक बार आप जरूर देखिएगा। उसके अलावा आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे भी हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे साथ साथ। अब देखिए, हम आते हैं सबसे पहले सेक्शन 4 के ऊपर। सेक्शन 4 to 8 यहाँ पे हमने डिस्कस करनी है। सेक्शन 4 जो है वो हमारा बात करता है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल के बारे में। अब देखिए, सेल क्या होता है। सेल मतलब कि जब एक बायर एक सेलर को सामान बेच देता है तब हम उसको सेल बोलते हैं। उसके अलावा हमारे पास इसके अंदर टर्म यूज होती है एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल मतलब कि अभी चीज बेची नहीं गई है, अभी उसके लिए हम रेडी हुए हैं। क्या होता है कि जो एग्रीमेंट टू सेल होता है वो क्या होता है, फ्यूचर टाइम या कंडीशन लगती है उसके ऊपर। मतलब कि ए बी के पास जाएगा और उससे बोलेगा कि मैं आपके साथ एग्रीमेंट टू सेल कर रहा हूं, कि मतलब कि एक तरीके से एग्रीमेंट टू सेल वर्ड से हमें समझ आ रहा है कि मैं एग्री हो रहा हूं कि मैं आपको सेल करूंगा। क्या चीज सेल करूंगा, जैसे कि मान लीजिए ए कहता है कि मेरे पास अभी मैं आपको 10 kg ऑनियंस बेचूंगा, लेकिन अभी मेरे पास वो एग्जिस्ट नहीं करते, मैं उसको पहले उगाऊंगा फिर मैं आपको दूंगा। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है कि मेरे पास अभी वो चीज नहीं है, मैं आपको फ्यूचर में वो चीज दूंगा। जब भी मेरे पास वो चीज आएगी तो मैं आपको ही सेल करूंगा। तो क्या हो रहा है, मैं एग्री हो रहा हूं इस बात से कि मैं आपको वो चीज बेचूंगा। तो फ्यूचर टाइम के लिए होगा। या फिर हम कंडीशन लगा सकते हैं कि जैसे कि जैसे मैंने आपके साथ एक एग्रीमेंट किया कि जब आप बाहर से शिप आपकी पोर्ट पे आके खड़ी होगी तब मैं आपको गुड्स जो है डिलीवर करूंगा। तो ये भी क्या है, एग्रीमेंट टू सेल है। क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने क्या लगाई, कंडीशन लगाई कि जब वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो मैं आपको वो गुड्स दूंगा। मतलब कि दो चीजें आ गई। या तो जैसे मान लीजिए कि मैंने जैसे वो ऑनियंस वाला एग्जांपल दिया, मैंने कहा था 1 महीने का टाइम दीजिए मुझे। अब जब वो 1 महीने का टाइम इलैप्स हो गया, खत्म हो गया, तो मेरा जो एग्रीमेंट टू सेल था वो जब मैं उसको वो गुड्स डिलीवर कर दूंगा वो क्या बन जाएगा, सेल बन जाएगा। ऐसी जब उसकी शिप वहां पे आके खड़ी हो गई और मैंने उसको गुड डिलीवर कर दिए तो वो क्या हो जाएगी, सेल हो जाएगी। एग्रीमेंट टू सेल से सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है सेल और एग्रीमेंट टू सेल के अंदर। अब जब हम सेक्शन 4 को रीड करते हैं, सेक्शन 4 का सबसेक्शन 1 हमें बोलता है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड। क्या बोल रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड। अब देखिए यहाँ पे वर्ड आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट। अब हमें इस बात को ध्यान में रखना है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज होगा हम कहां चले जाएंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर चले जाएंगे। तो जो भी बातें एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एप्लीकेबल होती है आईसीए के हिसाब से, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से, वो सारी यहां पे भी एप्लीकेबल होगी। तो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड, यहां पे दोनों की बात हो रही है, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल की। ऑफ गुड इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द सेलर ट्रांसफर्स, जहां पे क्या हो रहा है, सेलर ट्रांसफर कर रहा है या एग्री हो रहा है टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू बायर इन प्राइस। अब देखिए, यहां पे हमने सेक्शन 2 जब समझा था हमें तब पता था कि सेलर कौन होता है, ये हमने समझा था, बायर कौन होता है ये हमने समझा था। सेलर की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के अंदर दी गई है, बायर की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 के अंदर दी गई है। जब हमने ये चीज समझी थी तो हमने ये देखा था सेलर वह व्यक्ति होते हैं जो सामान को बेच रहा है या फिर एग्री हो रहा है बेचने से। ऐसी बायर वह व्यक्ति होता है जो सामान को खरीद रहा है या फिर एग्री हो रहा है उसको खरीदने से। तो वो दोनों वर्ड इंक्लूड होते हैं। इसलिए यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि जो सेल्स ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे सेलर ट्रांसफर करता है या फिर एग्री हो जाता है ट्रांसफर करने से। दोनों चीजें आ जाएंगी, या तो वो ट्रांसफर करता है या फिर एग्री होता है ट्रांसफर करने से द प्रॉपर्टी इन गुड्स। अब ये जो प्रॉपर्टी वर्ड है और गुड्स वर्ड है ये भी हमने सेक्शन 2 में समझा था। गुड्स मतलब कि सारी जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है वो गुड्स के अंदर आ जाती है, लेकिन एक्शनेबल क्लेम्स और मनी नहीं आती। इसके अलावा स्टॉक्स और ये जो ग्रोइंग क्रॉप्स या थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ, लेकिन उसको हम सीवियर कर लेते हैं ट्रांसफर करने से पहले, तो वो सारी चीजें भी गुड्स के अंदर आ जाती हैं। उसको हम किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, एग्री हो रहे हैं ट्रांसफर करने को, बायर को। बायर कौन है, जो गुड्स को खरीद रहा है या फिर एग्री हो रहा है खरीदने से। और किस चीज के लिए कर रहे हैं, प्राइस के लिए कर रहे हैं। आप देखिए प्राइस वर्ड जो है, प्राइस वर्ड मैंने यहां पे भी समझाया। प्राइस का मतलब होता है कि वो जो कंसिडरेशन है जिसके बदले आप सामान किसी और को दे रहे हो, वो कंसिडरेशन सिर्फ मनी के अंदर होना चाहिए।
अगर वो मनी में नहीं होगा, मान लीजिए कि आपने सामान के बदले सामान दिया, तो वो एक्सचेंज या बार्टर के अंदर आ जाएगा, फिर वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट उसमें नहीं लगेगा, वो सेल नहीं कहलाएगी, वो एक्सचेंज या बार्टर हो जाएगा। अब ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ मनी, कुछ पार्ट उस कंसिडरेशन का मनी में दिया और कुछ पार्ट आपने कोई थिंग दी हो बदले में, तो वहां पे भी वो हमारा प्राइस ही मान लेते हैं जब जहां पे इस तरीके की चीज होती है। जैसे हमारे पास यहाँ पे केस आता है एल्ड्रिज वर्सेस जॉनसन का केस, एल्ड्रिज वर्सेस जॉनसन का केस प्राइस के केस के अंदर। तो प्राइस आप पार्टली मनी में भी दे सकते हैं और पार्टली कोई चीज भी दे सकते हैं। तो प्राइस इस तरीके से होता है। तो पहली बात हमें ये बोलेगी। उसके बाद जो दूसरी चीज हमें पता होनी चाहिए वो क्या होती है, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसा होना चाहिए, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मतलब कि दोनों तरफ, मतलब दो पार्टीज होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं हो सकता, जैसे मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूं, मेरे पास एक सामान है, मेरे पास ये मोबाइल है, मैंने क्या किया, ये मोबाइल अपने को खुद को ही बेच दिया, तो ये चीज जो है वो नहीं हो सकती। बायलैटरल दो पार्टीज होना जरूरी है। यहां पे हमारे पास केस आता है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रामनाल एंड कंपनी का। इसके अंदर क्या होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं वो जब उनकी पार्टनरशिप खत्म होती है तो उसके जो भी सामान होते हैं वो खुद के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो फिर ये बोला गया कि ये सेल नहीं है, क्यों, क्योंकि वो खुद को ही तो अपना सामान दे रहे हैं, तो फिर वो सेल नहीं कहलाएगी जहां पे आप खुद को ही सामान दे दोगे। बायलैटरल होना चाहिए, दो पार्टीज एग्जिस्ट करनी चाहिए, एक सेलर एक बायर, दोनों होने जरूरी है। यहाँ पे प्राइस की बात हमने कर ली। उसके बाद आते हैं ऑल राइट्स, कि जो भी राइट्स होंगे उस प्रॉपर्टी के अंदर, जितने भी राइट्स हैं, उसका टाइटल, उसको मॉर्गेज करने का जो भी राइट है, सब के सब ट्रांसफर हो जाएंगे, कोई भी राइट आपके पास नहीं रहेगा सेक्शन 4 के हिसाब से। उसके बाद वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो एक जो कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो कैसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि जो एसेंशियल्स हैं सेक्शन 10 एंड 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, वो जरूर पूरी होनी चाहिए, कि भाई जो व्यक्ति जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो माइनर ना हो, ड्रंकन ना हो, इस तरीके की जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें पूरी होनी चाहिए। वो जो एसेंशियल्स है, आप इलीगल पर्पस के लिए ना बेच रहे हो, तो वो सारी चीजें पूरी होनी चाहिए। तो ये सबसेक्शन 1 के अंदर हमें बातें बोली गई। उसके बाद जो इसका सबसेक्शन 2 जब आप रीड करोगे वो बोलता है कि ये जो आप सेल कर रहे हो, ये सेल एब्सोल्यूट भी हो सकती है और कंडीशनल भी हो सकती है। हमें वर्ड से ही पता चल रहा है एब्सोल्यूट और कंडीशनल का मतलब। एब्सोल्यूट मतलब होता है कि जो प्योर एंड सिंपल सेल है, मैंने जाके एक व्यक्ति से बोला कि मैं आपको ये सामान बेचूंगा, उसके बदले आप मुझे पैसे दोगे, खत्म बात। ये क्या है, एब्सोल्यूट सेल है। यहाँ पे कोई भी चीज नहीं है, एक प्योर सेल है, कुछ भी हमने यहाँ पे नहीं किया। इसके अलावा होती है कंडीशनल सेल। कंडीशनल क्या होती है, अब कंडीशन जो होती है वो दो तरीके से लगाई जा सकती है, या तो कंडीशन प्रेसिडेंट होती है या सब्सिक्वेंट होती है। प्रेसिडेंट मतलब सेल होने से पहले की कंडीशन, सब्सिक्वेंट मतलब सेल होने के बाद की कंडीशन। मतलब जब तक आप प्रेसिडेंट को पूरा नहीं करोगे तब तक वो सेल नहीं होगी। सब्सिक्वेंट मतलब कि आपके साथ सेल तो हुई लेकिन आपने उस कंडीशन को सेल होने के बाद पूरा नहीं किया, तो वो सेल जो है खत्म हो जाएगी। जैसे यहाँ पे प्रेसिडेंट के अंदर जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आपकी वो जो शिप है वो वहां पे आ जानी चाहिए, तभी मैं आपको गुड्स डिलीवर करूंगा। तो जब तक वो प्रेसिडेंट कंडीशन पूरी नहीं होगी तब तक मैं आपको गुड्स डिलीवर नहीं करूंगा। उसके अलावा आप सब्सिक्वेंट के अंदर देख सकते हैं, जैसे हम ऑक्शन सेल करते हैं। ऑक्शन सेल के अंदर क्या होता है कि आपको कुछ पीरियड के अंदर पैसे देने होते हैं, अगर आप पैसे नहीं दोगे तो फिर वो किसी और को सामान बेच दिया जाएगा। तो कंडीशन सब्सिक्वेंट है कि भाई आपने कर तो ली सेल, अब पैसा तो दो उसका, नहीं दोगे तो खत्म हो जाएगा आपका। तो ये बात वहां पे बोली गई। उसके अलावा इसके अगर हम सेक्शन, अगर इसके सबसेक्शन 3 के अंदर है तो वो हमें यही बता रहा है कि जो सेल होती है सेक्शन 3 और 4 की जो सेल होती है वो मतलब आप सेल कर भी सकते हो और फ्यूचर गुड्स की भी हो सकती है वो, मतलब कि आने वाले टाइम के अंदर, तो उसको हम इस तरीके से कह सकते हैं। तो जो मतलब सबसेक्शन 3 है वो क्या बोल रहा है कि वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ द प्रॉपर्टी इन गुड्स is transferred from seller to the buyer, the contract is called sale। कि जब वो ट्रांसफर हो गया तब हम उसको क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन बट वेयर द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टू टेक प्लेस इन फ्यूचर, जहां पे जो ट्रांसफर है वो कब होगा, फ्यूचर के अंदर होगा, फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन देयर आफ्टर टू बी फुलफिल्ड, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एग्रीमेंट टू सेल। तो ऐसे एग्रीमेंट को हम क्या, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट टू सेल बोलेंगे, जहां पे फ्यूचर टाइम के अंदर हमारी जो गुड्स हैं वो डिलीवर होंगे, उसको हम एग्रीमेंट टू सेल बोलेंगे, और जहां हो गया उसको हम सेल बोलेंगे। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को, ये दोनों ही एक तरीके के कॉन्ट्रैक्ट हैं। अब ये बात बोलेगी, फिर सबसेक्शन 4 जो है इसका बोलता है एग्रीमेंट टू सेल
become sell when the time elapses or the condition are fulfilled subject to which the property in good is to be transferred। तो ये जो एग्रीमेंट टू सेल है, सेल बन जाएगी जब वो जो फ्यूचर टाइम था वो इलैप्स हो जाएगा या फिर जो कंडीशन हमने लगाई थी वो कंडीशन पूरी हो जाएगी। तो ये जो है एग्रीमेंट टू सेल, सेल बन जाएगा। तो सेक्शन 4 के अंदर हमें ये बताया गया। इसके बाद आते हैं सेक्शन 5 के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, कि जो ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है, ये जो सेल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये किस तरीके से बनाया जाता है, इसके बारे में सेक्शन 5 के अंदर हमें बताया गया है। सेक्शन 5 क्या बोलता है? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल गुड्स फॉर अ प्राइस एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बायर टू सेल गुड्स। मतलब कि जैसे मान लीजिए ए जो है और बी एक व्यक्ति है, ए जो है सेलर है और बी जो है बायर है। या तो ये इसके पास जाएगा ऑफर करने के लिए कि भाई मेरे से गुड्स खरीद लो, या फिर बी ए के पास जाएगा कि भाई मेरे को गुड्स बेच दो। दोनों चीजें हो सकती हैं। ऑफ गुड्स फॉर अ प्राइस, किसके लिए? प्राइस के बदले, कि भाई मैं आपको एक प्राइस दूंगा इन गुड्स के बदले में। फिर आगे बोलता है एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर। अब जैसे इसने इसको जाके ऑफर किया मेरे से खरीद लो, मैं आपको प्राइस दूंगा, तो इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो वही जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखते हैं कि एक एग्रीमेंट किस तरीके से बनता है कि एक ऑफर किया जाता है, उसको एक्सेप्टेंस की जाती है, तो वही चीज यहां पे भी होगी। इसी तरीके से ये जो कॉन्ट्रैक्ट है सेल का ये बनेगा। द कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड फॉर द इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ये जब इसके पास गया तो इसको बोल सकता है कि मैं अभी के भी आपको गुड्स ट्रांसफर कर दूंगा, या फिर हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर ट्रांसफर करूंगा। इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स और इमीडिएट पेमेंट ऑफ द प्राइस, और बोथ, और फॉर द डिलीवरी और पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट्स, और दैट द डिलीवरी और पेमेंट और बोथ शैल बी पोस्टपोन। मतलब कि ऐसा हो सकता है अब जैसे ए ने बी को गुड्स बेचने हैं, तो यहां पे क्या होगा कि ये बोलेगा कि मैं अभी के अभी इमीडिएटली आपको गुड्स ट्रांसफर कर दूंगा, और ये बोलेगा कि मैं आपको इमीडिएटली प्राइस पे कर दूंगा। ये चीज हो सकती है। दूसरी चीज ऐसी हो सकती है कि भाई मैं आपको गुड्स जो है वो इंस्टॉलमेंट्स के अंदर दूंगा और बदले में प्राइस भी इंस्टॉलमेंट में लूंगा। जैसे कि जैसे अब मैंने आपको ऑनियंस देने हैं तो मैं आपको 2-2 किलो करके दूंगा, प्राइस भी आपसे 2-2 किलो करके लूंगा। तो ये चीज हो सकती है। या फिर हो सकता है कि दोनों ही चीजें जो है बाद में लूंगा, जो गुड्स मैंने आपको देने हैं वो भी मैं बाद में दूंगा, और जो आपने प्राइस मुझे देना है वो भी आप मुझे बाद में देना। दोनों चीजों को पोस्टपोन किया जा सकता है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी मेड फॉर राइटिंग और बाय वर्ड्स ऑफ माउथ। तो ये जो है, ये जो जिस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो, ये राइटिंग में भी हो सकता है और वर्ड ऑफ माउथ से भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो राइटिंग में ही हो, तो दोनों चीजें यहां पे हो सकती है, ये जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। और पार्टली इन राइटिंग एंड पार्टली बाय वर्ड ऑफ माउथ, और मे बी इंप्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। और पार्टली राइटिंग के अंदर और पार्टली माउथ के बाय वर्ड बाय माउथ भी हो सकता है, और कंडक्ट ऑफ द पार्टीज से भी हो सकता है। तो सेक्शन 5 के अंदर हमें ये बात बताई गई कि इस तरीके से हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बन सकता है। फिर आते हैं सेक्शन 6 के ऊपर, एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स। ये मैंने आपको पहले भी यहां पे समझाया कि गुड्स कैसे हो सकते हैं, एग्जिस्टिंग भी हो सकते हैं और फ्यूचर गुड्स भी हो सकते हैं। एग्जिस्टिंग मतलब कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया सेल करने का, उस वक्त वो गुड्स जो थे वो पोजीशन के अंदर थे सेलर के, या उसकी ओनरशिप उस सेलर के पास थी। लेकिन फ्यूचर गुड्स कौन से गुड्स होंगे? जो गुड्स जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट किया गया उस वक्त सेलर के पोजीशन में नहीं थे, या फिर वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं थे। ऐसा हो सकता था जैसे ऐसे कोई गुड्स है जिसको सेलर किसी और से खरीद के बायर को देगा, तो वो उसके पोजीशन में नहीं है, उसकी ओनरशिप उसके पास नहीं है। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो गुड्स ही एग्जिस्टेंस में ना हो, जैसे मैं ऑनियन का एग्जांपल दे रहा हूं बार बार, कि वो उसको उगाएगा फिर उसको वो देगा। तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं। गुड्स जो है वो एग्जिस्टेंस भी हो सकते हैं, एग्जिस्टिंग भी हो सकते हैं, और फ्यूचर गुड्स भी हो सकते हैं। दोनों का ही आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। क्या बोलता है? द गुड्स विच फॉर्म द सब्जेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी आइदर एग्जिस्टिंग गुड्स ओन्ड और possessed by the seller और फ्यूचर गुड्स। दोनों हो सकते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स भी हो सकते हैं, फ्यूचर गुड्स भी हो सकते हैं। देयर मे बी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स द एक्विजिशन ऑफ व्हिच द सेलर डिजायर्ड अ कंटिजेंसी व्हिच मे और मे नॉट हैपन। कि सेलर जो है उसको देगा जब कोई कंटिजेंसी होगी या नहीं होगी, ऐसी चीज भी हो सकती है। वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेलर purport to effect the present sale of future goods, the contract
ऑपरेट एज एन एग्रीमेंट टू सेल द गुड्स। तो यहाँ पे अगर जब हम फ्यूचर गुड्स की बात करेंगे तो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट टू सेल बन जाता है, क्योंकि वो गुड्स कैसे हैं, फ्यूचर गुड्स है। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एग्रीमेंट टू सेल के बारे में। फिर आते हैं हम सेक्शन 7 के ऊपर। सेक्शन 7 बोलता है गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि क्या बोलना चाह रहा है कि जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट किया उससे पहले ही, करने से पहले ही वो जो गुड्स थे या फिर जिस वक्त कर रहे थे उसी वक्त वो जो गुड्स थे वो पेरिश्ड गुड्स थे, वो खत्म हो चुके थे, गुड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो यहाँ पे ये चीज जरूरी है कि जब सेक्शन 7 को देखो वो गुड्स स्पेसिफिक गुड्स होने चाहिए और वो पेरिश्ड हो जाने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास केस आता है बैरोलिन एंड बोलार्ड वर्सेस फिलिप्स का। यहाँ पे क्या था, इसको 700 बैग्स जो है वो ग्राउंड नट्स के, चाइनीज ग्राउंड नट्स के डिलीवर करने थे। अब क्या हुआ, जिस वक्त वो डिलीवरी करनी थी उस वक्त जो इसमें से कुछ गुड्स थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे। तो जब वो डिस्ट्रॉय हो गए थे तो यहाँ पे जब इसने इसके ऊपर केस किया कि मेरे को बाकी गुड्स के प्राइस नहीं दे रहा, तो कोर्ट ने ये बोला कि इसके ऊपर सेक्शन 7 एप्लीकेबल होगा, क्योंकि इसके अंदर जो स्पेसिफिक गुड्स थे वो पेरिश हो चुके हैं, तो इसके ऊपर सेक्शन 7 जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो सेक्शन 7 के अंदर हम इतनी बात बोली, अगर हम इसको रीड करें तो बोलता है वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। याद रखिएगा ये गुड्स कैसे हैं, स्पेसिफिक गुड्स है। तो इस तरीके का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जहां पे हम स्पेसिफिक गुड्स की बात कर रहे हैं, द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड इफ द गुड्स विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर। ये चीज जरूरी है कि ये जो सेलर है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये सेलर था, इसकी नॉलेज के बिना, इसको अगर पता होता तो फिर सेक्शन 7 एप्लीकेबल नहीं होता। इसकी नॉलेज के बिना ये जो गुड्स थे वो क्या हो चुके थे, पेरिश हो चुके थे। विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर हैव एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड पेरिश और बिकम सो डैमेज और नो लॉन्गर टू आंसर टू द डिस्क्रिप्शन इन द कॉन्ट्रैक्ट। कि भाई वो जो डिस्क्रिप्शन दी गई थी कॉन्ट्रैक्ट में उस तरीके के वो रहे ही नहीं और इसकी नॉलेज में ये बात नहीं थी, तो फिर सेक्शन 7 एप्लीकेबल होगा और वो गुड्स जो है देने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद अगर हम सेक्शन 8 के ऊपर आए तो ये बोलता है गुड्स पेरिश आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। यहां पे क्या है, बिफोर, यहां पे क्या है, आफ्टर, कि गुड्स जो है वो एग्रीमेंट होने के बाद पेरिश हो गए या खत्म हो गए, डैमेज हो गए। जैसे यहाँ पे हॉवेल वर्सेस कोपलैंड का केस आता है कि भाई इसने इसके साथ एग्रीमेंट किया कि मैं तेरे को हॉर्स दूंगा एक फ्यूचर डेट के ऊपर, लेकिन क्या हुआ, जब वो जो फ्यूचर डेट आई उससे पहले ही वो जो हॉर्स था वो मर गया। तो यहाँ पे वो जो गुड्स थे जो भी देने थे वो क्या हो गए, पेरिश हो गए, खत्म हो गए, डैमेज हो गए, वो रही नहीं चीज, अब उसकी डिलीवरी नहीं की जा सकती। क्या बोलता है सेक्शन 8, वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल द स्पेसिफिक गुड एंड सब्सिक्वेंटली दैट गुड्स any fault on the part of the seller or buyer perishes or becomes so damaged as no longer to answer to the description in the agreement before the risk passes to the buyer, the agreement is thereby avoided। तो इस तरीके की अगर कोई चीज हो जाती है भाई, चाहे वो इसकी गलती हो चाहे इसकी गलती हो, किसी की गलती हो, तो फिर वो जो एग्रीमेंट है वो क्या हो जाएगा, अवॉइड। उस एग्रीमेंट को अब करने की जरूरत नहीं है सेक्शन 8 के हिसाब से। तो ये सारी चीजें हैं सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 8 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन समझा था और आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम सेक्शन 9 से आगे के जो सेक्शंस है उनको देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।